गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स अपने जो पिछले वीडियो तक लगभग समाप्त हो चुकी है। आज जो लॉग, समुच्चय, सांख्यिकी, प्रायिकता, ठीक है, जिनमें से हर पेपर में तो सवाल नहीं आता है, लेकिन 5-10 पेपर में से एक आध पेपर में कभी कभार कोई क्वेश्चन दे देता है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान बेसिक से, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डीप सवाल नहीं आते हैं। ये एक ही जो वीडियो में आपके 3-4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर इनमें से सामान्यतः सवाल नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो बड़ा ही आसान आता है, इंट्रोडक्टरी आता है, बिल्कुल शुरुआती सवाल आता है। तो इस वीडियो को अगर आप कर लेते हो तो इन चैप्टर के सवाल आपके इस वीडियो से बाहर जाने नहीं है। समझ आएगी बात ये? चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों समुच्चय से। समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेट। ठीक है, अच्छा, अगर एक समुच्चय ए है जिसके अवयव है 2, 4, 6, ये समुच्चय को जैसे मान लो अंग्रेजी वर्णमाला से प्रदर्शित किया जाता है A B C D E F G H ऐसे, और इसके अवयव जो है ये अंदर जो होते हैं वो अवयव होते हैं। जैसे समुच्चय A है, इसके अवयव कौन कौन से? 2, 4 और 6। दूसरा मान लो समुच्चय B है जिसके अवयव है मान लो 1, 2, 3, 4। एक समुच्चय A है जिसके अवयव है 2, 4 और 6, और एक समुच्चय B है जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें जो बिल्कुल आसान चीजें पूछी जाती, इसको ज्यादा समझना नहीं है, इसको सीधा रटना है। जो 4-5 चीजें बता रहा हूँ, 4-5 संक्रिया ऑपरेशन बता रहा हूँ, वो देख लें। A यूनियन B मतलब A और B लिख दे और उसके बीच में ये U जैसा निशान बना लें, इसको पढ़ते हैं A यूनियन B। इसमें क्या करते हैं भैया, सबको लेते हैं। मारवाड़ी में आपका हिगरी निम्तो, सब हिगरी निम्तो मतलब सब आएंगे, सब परिवार, सबको भोजन करने आना है। लेकिन क्या कोई दोबारा आ सकता है बच्चों? नहीं भैया। जब मान लो सबको कोई भोजन वगैरह होता है गाँव में, तो भाई शीघ्र न्यूनता देते हैं, मतलब सभी को आना है, सभी को आना है तो सबको लेना है। समुच्चय ए और बी का है तो समुच्चय ए के सभी को लेना है, समुच्चय बी के सभी को लेना है। लेकिन क्या इसमें कोई दोबारा आ सकता है क्या? नहीं, खाना तो एक बार ही खाना भैया, दोबारा थोड़ी आना है। तो 1 ले लो, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। 1, 2, 3, 4, फिर 2 लिया हुआ है वापस नहीं लेना है, 4 लिया हुआ वापस नहीं लेना है, बचा हुआ क्या? 6 ले लो। तो A यूनियन B का मतलब A के सारे अवयव ले लो, B के सारे अवयव ले लो, दोबारा किसी को नहीं लेना है। A यूनियन B, A और B लिख दे, उसके बीच में U का चिन्ह लगा दे, मतलब कह रहा है A और B के सभी समुच्चय लेना है, लेकिन किसी को 2 बार लेना नहीं है। तो A के अवयव 2, 4, 6, B के अवयव 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 तो ये आगे, फिर 2, 4 इसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 2, 4 पहले ले लिए, फिर तो बचा क्या? 6 को ले लिया। समझ आ गई बात? अब इसी का उल्टा A इंटरसेक्शन B, उल्टा U जब होता है, उल्टा U में क्या देखना है कि भैया जो दोनों में आता हो वो अवयव जो समुच्चय A में भी हो और जो समुच्चय B में भी हो। तो ऐसा अवयव कौन सा है बच्चों? ये देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से अवयव है जो पहले में भी है और जो दूसरे में भी है? तो वो कौन कौन से? 2 और 4। समझ आ गई बात? A यूनियन B, A यूनियन B, ठीक है ना, A और B के बीच में U का चिन्ह ले लेते हैं, वो है। तो क्या करना है? A और B के सभी अवयवों को लेना, दोबारा किसी को नहीं। 1, 2, 3, 4 ये ले लिया, फिर 2 को लिया हुआ लेना नहीं, 4 को लिया हुआ लेना नहीं, 6 बचा, 6 को ले लिया। अब A इंटरसेक्शन B, A और B के बीच में उल्टा U है, इसका मतलब वो अवयव लेना जो पहले में भी हो और दूसरे में भी हो। तो दोनों में कौन कौन से? एक तो 2 दोनों में आया हुआ, एक 4 दोनों में आया, तो 2, 4। समझ आ गई बात ये? ठीक। अब इसके बाद A माइनस B। अब A जैसे ये A है, A में अवयव कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6।
इसमें से बी घटाना है। बी के अवयव कौन से हैं? 1 2 3 4। अब ए में से बी घटाना है, ये ए में से बी घटाना है। किस में से घटाना है? ए में से ए 11, ये क्या है 2 4 6, इसमें से बी घटा रहे हो तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, तो 2 से 2 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा, पीछे ए में क्या बचेगा? 6, वो लिख देना है। फिर समझें, ए में से बी घटाना है, ए में से बी घटाना है, तो ये ए रहा, ए के अवयव क्या है? 2 4 6, ये बी रहा 1 2 3 4। इस ए में से ये बी घटाना है, तो दोनों में अवयव कौन कौन से कॉमन है? 2 2 है और 4 4 है। इस ए में से बी घटाना है, तो बी घटाओगे तो 2 से 2 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा, पीछे ए में क्या बचेगा? 6, 6 लिख दिया। उसी प्रकार अगर मैं कहूं b माइनस ए, अब ये b है, इसके अवयव है 1 2 3 4, इसमें से एक घटाना है, तो इस b में से 2 कॉमन है, वो घट जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा। इस b में से घटा रहे b माइनस ए, b में से 2 घट गया, 4 घट गया, पीछे क्या बचेगा? 1 और 3, ये लिख दिया 1, 3। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? ठीक है, b माइनस ए मतलब b में से घटाना है, b के अवयव कौन से? 1 2 3 4, इसमें से एक घटाना, ए के अवयव ए और b में कॉमन कौन से? 2 4, तो 2 से 2 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा, b में से एक घटा रहे हो, b में से 2 घट गया, 4 घट गया, पीछे क्या रहा? 1 और 3, तो b माइनस ए में लिख दिया 1, 3। क्या लिख दिया? 1, 3। समझ आ रही बात ही? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दें, अगर इसमें कहें जैसे n a का मतलब है, n का मतलब a में अवयव कितने हैं? a में अवयव कितने? 1 2 और 3, तो 3 आ जाएगा। जैसे मैं कहूं n b, तो b में अवयव कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। मैं कहूं n a यूनियन b, a यूनियन b में अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5। मैं कहूं n a इंटरसेक्शन b, इसमें अवयव कितने हैं? 1 और 2, तो 2। कितने अवयव वो गिन के लिख देना है। मैं कहूं n a माइनस b, a माइनस b में 1 है, 1। मैं लिखूं n b माइनस a, ये आ जाएगा 2। समझ आई बात करनी है? मतलब n का मतलब a में कितने अवयव है? 1 2 3। n b में कितने अवयव? 1 2 3 4। n लगा के कोई समुच्चय के बाद n लगा पूछता, मतलब उसमें कितने अवयव है वो पूछ रहा है। n a यूनियन b, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। n a इंटरसेक्शन b, इसमें कितने हैं? 2। n a माइनस b, इसमें कितना है? 1। n b माइनस a, इसमें कितना है? 2। नहीं आया समझ में? क्या आ गया बच्चों? कोई डाउट है इसमें? चलिए, अच्छा अब एक चीज बताओ, लास्ट पॉइंट, कोई समुच्चय में से अगर खुद को घटाओगे पीछे क्या रहता है? 0। 0 को हम क्या कहते हैं? समुच्चय की भाषा में फाई, इसका निशान है। जैसे a माइनस ए, फाई। b माइनस बी में से b घटाओगे पीछे क्या रहेगा? फाई। c में से c घटाओ तो फाई। किसी भी समुच्चय में से वही समुच्चय घटा दो तो पीछे फाई रहता है, 0 नहीं कहते हैं, और 0 को इसको समुच्चय की भाषा में फाई कहते हैं। तो समुच्चय समझ आ गया बच्चों? समुच्चय, जैसे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे। ए बराबर समुच्चय, इसके अवयव है 2 4 6। एक समुच्चय बी है जिसके अवयव है 1 2 3 4। ए यूनियन बी, ए और बी के बीच जैसे यू का चिन्ह क्या लेना? सबको लेना है, लेकिन दोबारा किसी को नहीं। तो सबको लेना मतलब 1 2 3 4 को ले लिया, फिर 2 और 4 को नहीं लेना, दोबारा नहीं लेना, ले लिया एक बार, ठीक है। पीछे क्या बता? 6 को ले लिया। ए यूनियन बी का मतलब सबको लेना है, दोबारा किसी को नहीं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी जो दोनों में कॉमन है वो लेना, जैसे दोनों में 2 2 आ रहा है, दोनों में 4 4, तो 2 4। अब ए माइनस बी, ये रहा ए में से बी घटाना है, तो कॉमन से कॉमन घट जाएगा, 2 2 कॉमन है, 2 घट जाएगा, 4 4 कॉमन है, 4 घट जाएगा, पीछे ए में क्या बच जाएगा? 6 आ जाएगा। बी माइनस है, ये बी है, इसमें से 1 घटाओ, कॉमन घट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा, 4 में 4 घट जाएगा, पीछे बी में क्या बचेगा? 1 3,
तो 1,3 लिख देंगे। n ए समुच्चय एक बार n लिख दे मतलब उसमें कितने अवयव है, जैसे a में कितने अवयव 1 2 3 तो 3, n b तो b में कितने अवयव 1 2 3 और 4, n a यूनियन b इसमें कितने अवयव 1 2 3 4 5 तो 5, n a इंटरसेक्शन b कितने अवयव 2 तो 2, n a माइनस b में अवयव कितना 6 बराबर 1 ही अवयव है तो a, n b माइनस इसमें 2 अवयव 1 और 3 तो इसमें आ गया 2 समुच्चय। अच्छा कोई भी समुच्चय उसमें से स्वयं वही समुच्चय घटाओगे तो पीछे कुछ नहीं बचता है, जीरो बचता है, जीरो नहीं कहते समुच्चय की भाषा में इसको कहते हैं फाई, रिक्त समुच्चय फाई बोलते हैं, a माइनस ए फाई, b माइनस बी फाई, समुच्चय में इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, बस इतना समझ लें रट लें, समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों लघु गणक, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में लॉग, लघु गणक या लॉग, ठीक है। लॉग का मतलब होता है बच्चों घात, लॉग का मतलब क्या होता है बच्चों घात, समझ आ रही बात है। लघु गणक या लॉग, लॉग का मतलब ही क्या होता है घात, लॉग का मतलब क्या होता है बच्चों घात, समझ आ गई बात है। अब आप लोग ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, जैसे एक फिक्स तरीका होता है, कभी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार गुणा है तो उसको घात बनाई थी हमने कि भाई 2 की घात 2 लिख के फिर तिरछा ऊपर 5 लिखते हो, इसका मतलब उसको क्या पढ़ते हैं 2 की घात 5, मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है 5 बार, समझ आया कि नहीं आया बच्चों, अरे आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार लॉग एक सिस्टम बना दिया कि भाई a की घात m बराबर b है, समझना एक दो उदाहरण कराऊंगा तब और अच्छे समझ आ जाएगा। a की घात m बराबर b है तो इसको लॉग रूप में क्या लिखेंगे बच्चों कि लॉग, लॉग मतलब घात होता है, मैंने बताया लॉग का मतलब ही क्या होता है घात, लॉग मतलब घात किस संख्या के लिए b के लिए, कब जब आधार क्या हो a, तो लॉग मतलब घात किस संख्या के लिए b के लिए, कब कि जब देख लो आधार कितना है a, तो बराबर लॉग मतलब घात होता है, घात मतलब वो कितनी होगी m, लॉग मतलब घात होता है तो लॉग के बराबर में हमेशा घात आती है, घात क्या है जैसे इसमें m, इसको पढ़ते क्या है ध्यान दें, मैं एक दो उदाहरण समझाऊंगा घबराएं नहीं तो उसमें आगे समझ आ जाएगा। इसको पढ़ते हैं log b आधार a बराबर m, क्या पढ़ते हैं इसको log b आधार a बराबर m, log b आधार a बराबर m, क्या पढ़ते हैं इसको log b आधार a बराबर m, a की घात m बराबर b है तो इसको क्या बोलते हैं log b आधार a, log मतलब घात किस संख्या के लिए b के लिए, कब कि जब आधार कितना हो a, तो वो घात कितनी लेनी होगी m, तो बराबर में लिख दिया m। उदाहरण के तौर पे मैं कहूं 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों 8 होता है, क्यों, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार गुणा करोगे 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 बराबर 8 आता है कि नहीं आता है बच्चों, अरे आता है ना। इसको ऊपर नीचे तुलना करो, इसको लॉग रूप में क्या लिख दोगे लॉग मतलब घात किस संख्या के लिए 8 के लिए, लॉग मतलब घात किस संख्या के लिए 8 के लिए, कब कि जब आधार कितना हो 2, आधार हमेशा नीचे आता है 2 और घात हमेशा बराबर में आती है 3, याद रखें कोई लिखा हुआ है तो ये आधार जो है वो तो नीचे आता है यहाँ नीचे, घात जो है वो बराबर के उस तरफ आती है, जो तीसरी संख्या वो लॉग के साथ में आती है। इसको पढ़ते क्या है log 8 आधार 2 बराबर 3, क्या पढ़ते हैं log 8 आधार 2 बराबर 3, मतलब log मतलब घात किस संख्या के लिए 8 के लिए, कब कि जब आधार कितना हो 2, log मतलब घात किस संख्या के लिए 8 के लिए आधार, कब कि जब आधार 2 हो तो घात कितनी लेनी 3, तो बराबर लिखते हैं 3, 2 की घात 3 बराबर 8 है तो उसको लिखेंगे log 8 आधार 2 बराबर में घात कितनी 3 बराबर 3। कुछ और उदाहरण समझते हैं, 3 की घात 4,
बराबर होता है 81। अगर 3 को 4 बार गुणा करो, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 3 की घात 4 है, समझे बच्चों, 3 की घात 4 है बराबर है 81। इसको लॉग रूप में क्या लिखेंगे, घात रूप में क्या लिखेंगे, लॉग, लॉग मतलब घात, किस संख्या के लिए, 81 के लिए, कब, कि जब आधार कितना हो 3, लॉग मतलब घात, लॉग मतलब घात, किस संख्या के लिए, 81 के लिए, कब, कि जब आधार कितना हो 3, तो वो बराबर कितना आएगा 4। आधार सीधी सी बात है, लॉग लिख दो, आधार 3 है वो आधार की जगह आएगा, घात जो 4 है वो बराबर में आएगा, तो तीसरी संख्या यही आएगी भैया। जो आधार है 3 वो तो यहाँ लॉग के नीचे यही आएगा, संख्या है वो यहीं लॉग के साथ में आएगी, और जो घात है, घात तो बराबर में आएगी, घात जो है बराबर में आएगी इस तरफ, क्योंकि लॉग का मतलब घात होता है, तो घात हमेशा जो जैसे 4 है यहाँ, वो तो लॉग के बराबर में इस तरफ आएगी। आधार 3 है, आधार यहाँ 3 नीचे आएगा, तीसरी संख्या जो बच्चे 81 वो अपना आप यहाँ आ जाएगी, इस लॉग के पास में लिखी जाएगी। तो 3 की घात 4 बराबर 81, क्या लिखेंगे, लॉग मतलब घात, किस संख्या के लिए, 81 के लिए, कब, कि जब आधार कितना हो 3, तो वो घात कितनी होगी 4, तो बराबर 4। इसको पढ़ते क्या है, लॉग 81 आधार 3 बराबर 4। क्या पढ़ते हैं इसको, लॉग 81 आधार 3 बराबर 4। कोई डाउट है बच्चों इसमें, समझ आ गई बात ये। तो अगर a की घात m बराबर b है तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, लॉग मतलब घात की संख्या के लिए, b के लिए, कब, कि जब आधार कितना हो a, बराबर घात कितनी m, तो बराबर लिख दिया m। 2 की घात 3 बराबर 8 है तो लॉग 8, आधार कितना है 2, बराबर कितना लिख दिया, घात कितनी 3, बराबर में 3 लिख दिया। मैं कहूँ 3 की घात 4 बराबर 81, तो लॉग 81, ठीक है, आधार 3 बराबर कितना लिख दोगे 4। क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों, चलें आगे। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मान लो 2 की घात 5 बराबर होता है 32, 2 की घात 5 कितना होता है 32, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और फिर 16 को 2 से गुणा करोगे तो मान कितना आएगा 32, ठीक। इसको क्या लिख देंगे, लॉग 32, भाई 2 की घात 5 बराबर 32 है, ध्यान दें बच्चों, 2 की घात 5, 2 की घात 5 बराबर 32 है, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग मतलब घात, किस संख्या के लिए 32 के लिए, कब, कि जब आधार कितना हो 2, बराबर वो घात कितनी होगी, लॉग मतलब घात होता है, घात कितनी 5, तो वो 5 हमेशा लॉग के बराबर में आएगा, लॉग बराबर 5, मतलब लॉग, इसको पढ़ते क्या, लॉग 32 आधार 2 बराबर 5। समझ आई बात, करनी आई बच्चों, कोई डाउट है इसमें, अरे समझ आ गया भैया, ठीक। इसको 1-2 बार समझें, प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसी को उल्टा लिख देते हैं, ध्यान दें, मतलब अगर log b आधार a बराबर m है, log b आधार a बराबर m है, तो इसको घात रूप में क्या लिखेंगे बच्चों, आधार कितना है a, log b आधार a बराबर m, क्या पढ़ते हैं इसको, log b आधार a बराबर m है, तो इसको घात रूप में क्या लिखेंगे, आधार कितना a, घात कितनी m, तो a की घात m बराबर कितना लिख देंगे b, ये बराबर क्या है संख्या b, आधार कितना a, नीचे लिखा होता है आधार, आधार a का ये लिख दिया। log मतलब घात होता है, log का मतलब क्या होता है घात, तो बराबर log के बराबर में कितना लिखा 5, log मतलब घात होता है, घात के बराबर लिखा 5, तो घात कितनी लगा दी 5, आधार a घात m। समझ आ गई बात, आधार ये a का a, log मतलब घात होता है, घात के बराबर में वो यहाँ लिख दिया, log मतलब घात होता है, तो घात कितनी m, तो एक आधार a घात m, तीसरी संख्या b है बराबर b लिख दिया। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ log 16 आधार 2 बराबर 4 है, तो इसको घात रूप में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको घात रूप में क्या लिखेंगे, आधार कितना है 2, आधार कितना है 2, log मतलब घात होता है, log के बराबर में वो घात है, तो घात कितनी है 4, तो 2 की घात 4 बराबर तीसरी संख्या बच गई वो 16, तो 2 की घात 4 बराबर 16।
2 की घात 4 बराबर कितना हो गया 16। आधार कितना है 2, 2 लिख दिया। घात कितनी है 4, 4 लिख दी। बराबर में तीसरी संख्या क्या है 16, 16 लिख दी। कोई डाउट है इसमें? समझ आ रही बात? ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। log 125 आधार 5 बराबर 3 है। log 125 आधार 5 बराबर 3 है। प्रश्न क्या है? log 125 आधार 5 बराबर 3 है। उसका क्या लिखेंगे? आधार कितना है 5, आधार कितना है 5, घात कितनी है 3, आधार 5 है, घात log मतलब घात होता है, log मतलब घात, घात कितनी है 3, बराबर में वो तीसरी संख्या बची वो 125, 5 की घात 3 बराबर 125। तो अगर घात दिया तो log में कैसे बदलना है, log क्या दिया तो घात में कैसे बदलना, समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं आसान से। पहला प्रश्न है बच्चों, log 16 आधार 2 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? log 16 आधार 2 का मान ज्ञात कीजिए। log 16, ध्यान दें, log 16 आधार 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान नहीं दिया हुआ है, बराबर में कितना मान लेंगे x, नहीं दिया हुआ है तो बराबर में कितना मान लिया x, कि log 16 आधार 2, उसका मान नहीं पता, बराबर में कितना लिख दिया x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? आधार कितना है 2, ठीक है, आधार कितना है 2, log मतलब घात होता है, बराबर log के बराबर में वो घात है, घात कितनी x, आधार 2 है भैया। log 16 आधार 2, log 16 आधार 2 का मान ज्ञात करना, इसका मान नहीं पता तो बराबर में क्या लिख दिया x, इसका मान नहीं पता तो बराबर में क्या लिख दिया x। ठीक है, अब इसको लिखो घात रूप में। आधार कितना है 2, log मतलब घात होता है तो घात log के बराबर में क्या x, वो घात होगी तो एक घात आ गई x, बराबर तीसरी संख्या बराबर कितना हो गया 16। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात x बराबर 2 की घात 4। घातांक में पड़ा है, आधार समान है, यहाँ 2 2 आधार समान है तो घातें भी क्या, आधार समान अतः घातें भी समान, आधार समान अतः घातें समान, आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी। 2 2 आधार समान है तो घातें भी समान होगी। घात x बराबर कितना आ जाएगा 4, x कितना आ जाएगा? उत्तर आपके 4। कोई डाउट है? एक बार तेजी से वापस समझाता हूँ। प्रश्न पूछा है log 16 आधार 2 का मान ज्ञात कीजिए। log 16 आधार 2 का मान नहीं पता, बराबर में लिख दिया x। अब इसको घात रूप में क्या लिखेंगे? आधार कितना है 2, 2 लिख दिया। log मतलब घात होता है तो log के बराबर में उसका घात दे रखी होती है तो घात कितनी x, तो ये आधार 2 है, उसके ऊपर घात लगा दी x। अब बराबर में क्या आएगा? जो तीसरी संख्या बची वो बराबर 16। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 की घात 4। आधार दोनों बराबर है 2 2, आधार समान है तो घातें भी समान, आधार समान है 2 2 घातें भी समान, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 4। x बराबर कितना आ गया? 4। कोई डाउट है इस सवाल में बच्चों? अरे आगे चलें भैया। ठीक है, अब अगला सवाल। प्रश्न है log 81 आधार x बराबर 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है log 81 आधार x, प्रश्न है log 81 आधार x
बराबर 4। प्रश्न क्या है, log 81 आधार x बराबर 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको घात रूप में लिखते हैं। आधार कितना है x, इसको घात रूप में लिखते हैं। आधार कितना है x, अच्छा आधार x है, log मतलब घात होता है, तो log के बराबर में दे रखा वही हमेशा घात होती है, तो घात कितनी हो गई 4। भैया ये नीचे वाला आधार होता है, इसको पढ़ते भी क्या है log 81 आधार x बराबर 4। इसको पढ़ते क्या है log 81 आधार x बराबर 4। तो आधार तो कितना x लिख दिया। log मतलब घात होता है, तो log के बराबर में वो हमेशा घात होती है, तो घात कितनी 4, तो आधार x सही है, घात उसके ऊपर 4 लगा दी। अब तीसरी संख्या बराबर में, तीसरी संख्या ही बची, वो बराबर 81 लिख दिया। ये लिखना आना चाहिए, कोई डाउट है इसमें? नीचे वाली ये आधार है, आधार लिख दिया। log मतलब घात होता है, बराबर में वो घात है, तो इस x के ऊपर घात लगा दी 4 बराबर 81 लिख दिया। इस तरीके के जब सवाल होते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसके बाद गुणनखंड करते हैं। 81 में इकाई अंक 1 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। जोड़ो 8 और 1 जोड़ो 9 होता है, 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 81 में 3 का भाग जाएगा। दिया 3 का भाग, 8 में क्या 2 बार, 3 दूना 6, 8 में 6 घटाए पीछे रहा 2 लिख दिया, हो गया 21। 21 में 3 का भाग 7 बार, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार। ठीक है, तो यहाँ x की घात 4 बराबर कितना हो गया 3 की घात 4। तो x की घात 4 है बराबर 81 में का गुणन किया 3 कितनी बार आया 4 बार, तो 81 की जगह लिख दिया 3 की घात 4। यहाँ देखो घातें समान है, x 4 4, तो आधार भी समान होगा। घातें समान अतः आधार समान। घातें समान है इसलिए आधार कैसा होगा समान, मतलब 4 4 बराबर है, आधार घातें बराबर है, 4 4 आधार बराबर होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके बच्चों 3। x कितना आ गया आपके 3, आधार कितना x बराबर 3। याद रखें घातें समान होती है तो आधार समान होता है, आधार समान होती तो घातें समान होती है। घातांक में मैंने नियम बताया। कोई डाउट है इसमें? भैया आधार कितना था x लिख दिया x, log मतलब घात होता है, log के बराबर घात होती है, घात कितनी 4 लिख दी बराबर 30 लिख दिया 81 का बाद गुणनखंड किया आया 3 की घात 4, 3 की घात 4 लिख दिया। घातें समान है 4 4, आधार भी समान होगा, x बराबर कितना आ गया 3। अब अगला सवाल, प्रश्न है log x आधार 2 बराबर 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको घात रूप में लिखते हैं बच्चों। आधार कितना है इसमें 2, ये देख लो आधार 2 है। नीचे वाली संख्या यहाँ लिखी होती है वो आधार होता है, आधार 2 लिख दिया। इसको पढ़ते भी क्या log x आधार 2 बराबर 3, आधार 2 आ गया। log मतलब घात होता है, तो log के बराबर में हमेशा घात होती है, तो घात कितनी आ गई 3 बराबर। अब जो तीसरी संख्या x बची उसके बराबर लिखोगे, तो 2 की आधार 2 हो गया, log मतलब घात 3 हो गई, 2 की घात 3 बराबर लिख दिया x। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर x, 2 गुणा 2 गुणा 2 किया 8, x कितना आ गया आपके बच्चों 8। कोई डाउट है इसमें? आधार 2 ले लिया, log मतलब घात, तो घात कितनी देर की 3, आधार 2 है घात 3 लगा, 2 की घात 3 बराबर तीसरी संख्या x लिख दी, 2 की घात 3 में 2 को कितनी बार गुणा किया 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर x, 2 को 3 बार गुणा किया 8 आ गया, x आ गया आपके 8। कोई डाउट है इसमें? और आगे चलें बच्चों? ठीक है, अब अगला नियम अब है जो अभी log पढ़ा, log के कुछ नियम है। लघु गणक के नियम, कुछ नियम है, वो नियम आपको कई बार सीधे पूछेगा और कई बार सूत्रों पर आधारित बिल्कुल आसान सवाल पूछेगा। पहला सवाल है बच्चों log 1 आधार a, log 1 आधार a बराबर होता है 0। कोई भी संख्या का जो log, कोई भी संख्या का log मतलब log 1 ले लो,
लॉग 1 का मान 0 आता है। आधार चाहे यहाँ कुछ ले लो, आधार 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, पॉइंट टर्म ले लो, भिन्न संख्या ले लो, आधार ए यहाँ कुछ भी ले लो, लॉग 1 का मतलब कितना होता है 0। ये नियम है, इसको रट लें। सीधा पूछा जाता है कि लॉग 1 का मान कितना है, क्या कहोगे 0। लॉग 1 आधार ए का मान होता है 0। उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं, मान लो लॉग 7, माफ कीजिएगा, लॉग 1 आधार 3 तो कितना कहोगे 0। मैं कहूं लॉग 1 आधार 0.4 तो कितना कहोगे 0। लॉग 1 का मान सदैव कितना आता है बच्चों 0, याद रखें। आधार यहाँ ए भले पॉइंट हो, चाहे दशमलव हो, सॉरी भिन्न संख्या हो, चाहे साधारण संख्या हो, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, लॉग 1 का मान, लॉग 1 मतलब 0, आधार कुछ भी हो, लॉग 1 का मान 0। लॉग 1 आधार 3 तो 0, लॉग 1 आधार 5 होता तो भी 0, लॉग 1 आधार -17 तो भी 0, लॉग 1 का मान 0 होता है। दूसरा नियम, लॉग ए आधार ए बराबर आता है 1। ये नियम रटने हैं बच्चों, इसमें कोई समझने वाली ज्यादा बात नहीं है, ये नियम कंठस्थ करने हैं। जब ये दोनों संख्याएं बराबर हो, लॉग ए आधार ए, ये पहली दूसरी, यहां दोनों संख्याएं बराबर हो, सेम संख्याएं हो तो 1 मान आता है। लॉग ए आधार ए बराबर 1। उदाहरण पहला, लॉग 7 आधार 7 तो बराबर कितना आएगा 1। दूसरा मैं कहूं लॉग 5 आधार 5 तो बराबर कितना आएगा 1। समझ आ गई बात। मैं कहूं लॉग 3 आधार 3 तो कितना आएगा 1। लॉग 1 है उसका मान 0 आता है, और अगर लॉग में ये दोनों संख्याएं समान, जैसे लॉग 7 7, लॉग 5 5, लॉग मान लो -3 लॉग 13 13, ऐसा हो, ये दोनों संख्याएं समान हो तो मान कितना आता है 1। ये रट लें इनको। अब तीसरा, लॉग ए गुणा m इंटू एन है, गुणा में गाते हैं जुड़ती है तो क्या हो जाएगा लॉग m, आधार तो ये दोनों में रहेगा, प्लस लॉग n, आधार दोनों में a रहेगा। उदाहरण समझें, मैं कहूं लॉग m इंटू एन, नियम क्या है, मतलब क्या चीज दे रखी, लॉग m इंटू एन, गुणा में है आधार a, तो आधार दोनों में a आ जाएगा, ये हो जाएगा, गुणा में है तो घातें जुड़ती तो लॉग m प्लस लॉग n। समझ आ गई बात ही। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं लॉग 35 आधार 3, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 35 को क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 7 आधार 3 है ये भैया। 35 को क्या लिख सकता हूं 5 गुणा 7, तो ये हो जाएगा लॉग 5 आधार 3 प्लस लॉग 7 आधार 3। गुणा में घातें जुड़ती है, मैंने बताया घातांक में, तो ये गुणा में है तो जुड़ जाएगी। लॉग m इंटू एन है, लॉग m इंटू एन है तो हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। फिर समझें, गुणा में घातें जुड़ती, नियम है लॉग, अगर लॉग m इंटू एन है तो हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। जैसे लॉग 35 है आधार 3, तो 35 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा 7, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, तो लॉग 5 गुणा 7 है तो लॉग 5 प्लस लॉग 7, गुणा में है दोनों तो जुड़ जाएगी, लॉग 5 प्लस लॉग 7 हो जाएगा। लॉग 5 इंटू 7 है तो लॉग 5 प्लस लॉग 7 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। दोनों गुणा में है तो दोनों जुड़ जाते हैं, आधार दोनों में तो वही आएगा, अलग थोड़ी लाएंगे। आधार जैसे 3 है तो आधार तो 3 3 आ गया, लेकिन जैसे 5 इंटू 7 है लॉग में तो वो लॉग 5 प्लस लॉग 7 हो जाएगा। किसी को डाउट है? चलें आगे। ठीक, अब आप लोग ध्यान दें, ये तीसरा नियम। अब चौथा नियम है बच्चों, तीन नियम हो गए, चौथा नियम है
भैया गुणा में गाते हैं जुड़ती है, जैसे मैंने कहा log m इंटू एन है तो हो जाएगा log m प्लस log n। गुणा में गाते हैं जुड़ती है तो भाग में क्या होगी, गाते हैं घटे। अच्छा भाग कह दो चाहे बटा कह दो एक ही बात है। मैं कहूं log m बटा n, मैं कहूं log m बटा n है, बटा मतलब भाग होता है, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। आधार जैसे a है तो दोनों आधार तो दोनों में a ही रहेगा भाई, आधार जो यहाँ वही आधार यहाँ रहेगा, आधार यहाँ a है तो यहाँ पे भी आधार a, यहाँ पे भी आधार a आता है। आधार तो दोनों में समान है, लेकिन यहाँ बटे में है तो घट गई। बटे मतलब भाग होता है, मैंने कहा log m बटा n मतलब हो जाएगा log m माइनस log n। गुणा में गाते हैं जुड़ती, ये रट लो बस, गुणा में गाते हैं जुड़ती है, भाग में गाते हैं घटती है। गुणा में गाते हैं जुड़ती है, भाग में गाते हैं घटती है। तो गुणा में जैसे log 35 था, 35 मतलब लिख सकते हैं 5 गुना 7, log 5 गुना 7 था, log 5 गुना 7 था, लिख दिया log 5 प्लस log 7। log 35 मतलब लिख दिया log 5 गुना 7 था, हो गया log 5 प्लस log 7। भाग में गाते हैं घटती है, लिखा log m बटा n, लिखा log m बटा n तो हो जाएगा log m माइनस log n। log m बटा n है, log m माइनस log n। उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं log 5 बटे 7 आधार 2, तो क्या लिख दोगे, 5 बटे 7 है तो log 5 माइनस log 7, आधार तो 2 2 है, दोनों 2 2 रहेगा। भैया log 5 बटे 7 था और बटा मतलब भाग होता है। गुणा में तो गाते हैं, गुणा में होती है, जैसे 5 गुना 7 होता तब तो जुड़ जाता है log 5 प्लस log 7। गुणा में गाते हैं जुड़ती तो log 5 प्लस log 7 जोड़ देते। बटे मतलब भाग होता है, भाग में तो गाते हैं घट जाती है, मतलब log 5 माइनस log 7। भाग में तो गाते हैं घट जाती है, log 5 बटे 7 मतलब log 5 माइनस log 7। समझ आ गई बात ये, भाग में है तो गाते हैं घट जाती। तो पहला नियम मैंने क्या बताया, log 1 बराबर कितना होता है 0। दूसरा नियम बताया log a आधार a ऊपर नीचे दोनों में समान होता है तो 1। तीसरा नियम बताया अगर गुणा में है तो गाते हैं जुड़ती, जैसे log 5 गुना 7 है तो हो जाएगा log 5 प्लस log 7। गुणा में गाते हैं जुड़ती, और भाग गुणा में जुड़ती तो भाग में गाते हैं घटेगी, मतलब log घटेगा। मैंने कहा log, अच्छा बटा मतलब भाग होता है, बटा मतलब क्या होता है भाग। मैंने कहा log 5 बटे 7 तो इसको लिख दोगे log 5 माइनस log 7। गुणा में है तो गाते हैं जुड़ती है, भाग में गाते हैं घटती है, बटा मतलब भाग होता है। log 5 बटे 7 है मतलब log 5 माइनस log 7। समझ आ गई बात ये, किसी कोई डाउट है बच्चों, चलें आगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे बच्चों प्रायिकता, बड़ी आसान से सूत्रों पर आधारित एक सूत्र है, बिल्कुल आसान सा, उस पर आधारित बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। इसमें से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपके आ जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान दें। कह रहा है बच्चों, किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब होती है संभावना। किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है, घटना के पक्ष में अवयव कितने हैं बटा कुल अवयव। अभी कुछ सवाल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है, संभावना कितनी है कि घटना के पक्ष में कितने अवयव है वो बटा कुल अवयव। किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है कि घटना के पक्ष में अवयव बटा कुल अवयव। अब इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, समझें। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण लेने पर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के एक वर्ण लेने पर उसके स्वर होने की प्रायिकता तथा व्यंजन होने की प्रायिकता। देखो पहले मैं बताता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से लेकर जेड तक होती बच्चों, उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, इसमें टोटल कितने वर्ण होते हैं 26। इसमें टोटल कितने वर्ण होते हैं बच्चों 26, ए से लेकर जेड तक। अब बात करते हैं इसकी स्वर, जिसको इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं। ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू।
स्वर जो वोवेल्स है वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 स्वर हो गए। तो स्वर कितने हो गए? 5। स्वर हो गए आपके 5। तो पीछे बचे जो पीछे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो है, जो व्यंजन है, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वो फिर कितने हो गए? 21। भाई टोटल ए से लेके जेड तक 26 वर्ण है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसमें स्वर जो है वोवेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो व्यंजन है, व्यंजन जिसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वो कितने होंगे? 21, 26 माइनस 5 बराबर 21 होंगे। ठीक है, अब कह रहा है स्वर होने की प्रायिकता। स्वर की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? स्वर की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि घटना के प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता सूत्र घटना के पक्ष में अवयव बटा कुल अवयव। तो स्वर आने की प्रायिकता कितनी, मतलब स्वर आने के पक्ष में अवयव कितने? 5। स्वर कितने? 5। तो स्वर आने के पक्ष में अवयव कितने? 5 बटा कुल अवयव कितने? टोटल वर्ण कितने? 26। तो स्वर आने की प्रायिकता हो जाएगी 5 बटा 26। भाई स्वर आने की प्रायिकता पूछा है तो प्रायिकता होती है घटना के पक्ष में अवयव बटा कुल अवयव। तो स्वर के पक्ष में अवयव कितने? 5, क्योंकि 5 स्वर है, बटा कुल अवयव अंग्रेजी वर्ण में वर्ण कितने हैं? 26। उसी प्रकार व्यंजन की प्रायिकता, व्यंजन की प्रायिकता, व्यंजन के पक्ष में अवयव कितने? 21 बटे कुल अवयव कितने? 26। तो प्रायिकता होगी 21 बटा 26। प्रायिकता कितनी हो गई? 21 बटा 26। कोई डाउट है इसमें? अब है अगला सवाल, एक वर्ष में 30 दिन का महीना होने की प्रायिकता। अब ध्यान दें, पहले तो आप एक चीज देखें, एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीना। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, अब कह रहा है एक वर्ष में 30 दिन होने की प्रायिकता तथा 31 दिन का महीना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 30 दिन वाले महीने कौन से होते हैं बच्चों? छोटी क्लासों में आपको यहाँ ऐसे मुट्ठी के ऊपर जो हड्डी है इसके ऊपर गिनना बताया होगा। तो 30 दिन वाले महीने कौन से होते हैं? जनवरी नहीं होता है क्योंकि 31 का होता है। फिर फरवरी भी नहीं होता क्योंकि वो तो 28 या 29 का होता है। मार्च भी नहीं होता क्योंकि वो भी 31 का होता है। तो सीधा कौन सा महीना है? अप्रैल। फिर मई नहीं होता है, 31 का है। फिर जून, फिर जुलाई नहीं होता, 31 का है। अगस्त नहीं होता, 31 का है। सितंबर होता है, फिर अक्टूबर नहीं होता, 31 का। फिर नवंबर होता है। दिसंबर तो फिर 31 का होता है, वो नहीं होगा। तो 4 महीने होते हैं 30 साल में। 4 महीने ऐसे हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये यहाँ बताना है ना, ऐसे गिनते हैं। हड्डी पे होता है वो तो 31 वाला दिन है, और जो गड्ढे में है वो 30 वाला है। उसमें फरवरी 29 का है। तो हड्डी वाला जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 का होता है। सामान्य वर्ष है तो 28 का होता है फरवरी, और लीप वर्ष है तो 29 का। फिर हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, वापिस यहाँ हो गया अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो 30 दिन वाले 4 महीने हैं भैया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब 31 दिन वाले कौन कौन से होंगे? जनवरी, फिर फरवरी तो 28 या 29 की होती है, इसका लेनदेन ही नहीं दोनों से। फिर मार्च होती है, फिर अप्रैल नहीं होती, फिर मई होगी, फिर जून नहीं होती, जुलाई होती है, फिर अगस्त, फिर सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर, फिर नवंबर नहीं होता, दिसंबर। तो टोटल कितने महीने हो गए? ये तो 30 दिन वाले तो हैं 4 महीने। 30 दिन वाले कितने महीने? 4। और 31 दिन वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए 7 महीने। तो अब 30 दिन का जो महीना है उसकी आनिकति की प्रायिकता क्या होगी? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 30 दिन वाले महीने कितने हैं? 4
घटना के पक्ष में अवयव कितने 4, 30 दिन वाले महीने 4, और कुल अवयव एक साल में कुल कितने महीने होते हैं 12, तो प्रायिकता होगी 4/12, काटा 3 से आया 1/3। और अगर कहे 31 दिन का महीना आने की प्रायिकता बच्चों, तो 31 दिन वाले महीने घटना पक्ष में कितने हैं 7/12, ये आंसर, क्योंकि इससे आगे ये कटेगा नहीं। तो प्रायिकता का सूत्र घटना के पक्ष में अवयव बटा कुल अवयव। कोई डाउट है इसमें? ठीक, अगला सवाल, एक सिक्का हवा में उछालने पर उसके चित्त, याद रखें बच्चों हम लोग ये गलती कर लेते हैं, जो हेड और टेल बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट का बड़ा शौक होता है, ठीक है ना, हेड और जो टेल बोलते हैं इसको याद रखें। चित्त को कहा जाता है हेड। सिक्का उछालते हैं, जो अशोक स्तंभ आता है सिक्के पे उसको हम जनरली सामान्यतः हेड बोलते हैं, और जो उसके पीछे जो उस पर राशि लिखी होती है 1 रुपये 2 रुपये, वो होता है टेल, ठीक है। तो चित्त, हेड को हिंदी में चित्त कहते हैं, याद रखना। चित्त आने की प्रायिकता मतलब वो हेड कह रहा है, चित्त मतलब हेड, और पट मतलब टेल। चित्त मतलब हेड होता है, रट लें, और पट मतलब टेल। हेड टेल तो हमें पता है, चित्त और पट का नहीं पता। हेड को कहते हैं चित्त, टेल को कहते हैं पट। एक सिक्का हवा में उछालने पर उसके चित्त आने की प्रायिकता तथा पट आने की प्रायिकता, तो भैया उसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर एक सिक्का हवा में उछालोगे तो या तो हेड आएगा चित्त, या क्या आएगा टेल, ये दो ही तो घटनाएं होगी। अगर एक सिक्का उछालोगे, एक सिक्का उछाला हवा में, तो या तो उसका या तो हेड आएगा या टेल। हेड को मतलब चित्त, या तो चित्त आएगा या टेल, टेल मतलब पट आएगा, कोई तीसरा तो आना नहीं। ठीक है, समझ आ रही बात ये? ठीक है, तो पहले है चित्त की प्रायिकता। चित्त को मतलब क्या होता है? हेड की प्रायिकता। तो हेड कितनी, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। तो हेड, चित्त या हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। ये हेड कितनी बार? एक बार हेड, एक बार टेल। हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। घटना के हेड के घटना के पक्ष में अवयव 1 बटा कुल अवयव कितने? कितने परिणाम है? कुल 2। तो प्रायिकता क्या आगे? चित्त आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। उसी प्रकार पट, जिसको हम टेल बोलते हैं, की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2। कोई डाउट है इसमें? पट आने की, पट मतलब टेल होता है, टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? टेल 1 है, 2 में से एक बार टेल आ रहा है, बटा कुल अवयव कितने हैं? 2, 1/2। अब अगला प्रश्न है बच्चों, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता। 2 सिक्के जब एक साथ उछालोगे तो 4 चीजें बनती बच्चों। पहला हेड आ सकता है, दूसरा भी हेड, या क्या हो सकता है? पहला हेड आए, दूसरा टेल, या क्या आए? पहला टेल आ जाए, दूसरा भी टेल आ जाए, या पहला टेल दूसरा हेड। 2 सिक्के एक साथ उछालने पर ये 4 परिणाम आते हैं। एच एच मतलब पहला भी हेड, दूसरा भी हेड, दूसरा एच टी मतलब पहला हेड, दूसरा टेल, पहला चित्त, दूसरा पट। तीसरा परिणाम आ सकता है टी टी, पहला भी पट, दूसरा पट, मतलब पहला टेल, दूसरा टेल, या टी एच, पहला टेल, दूसरा हेड, पहला पट, दूसरा चित्त। तो दोनों चित्त, दोनों हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1। यहां ध्यान से देखो, दोनों चित्त मतलब हेड, दोनों में हेड कहां किस, केवल इसमें एच एच में ही है, बाकी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो इसकी प्रायिकता ये 1 बार आएगा तो 1 बटा कुल अवयव कितने? 4 परिणाम, कुल परिणाम कितने? 4। तो प्रायिकता आ जाएगी 1/4। भैया एच एच दोनों चित्त हो, दोनों हेड हो, दोनों हेड, तो ये एच एच 1 बार ही आ रहा है, तो घटना के पक्ष में अवयव 1 बटा कुल अवयव कितने हैं? 4। दोनों पट मतलब दोनों टी टी टेल टेल आ जाए तो वो एक ही है टी टी, बाकी कहीं दोनों, इसमें भी दोनों में टी टी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक में ही है टी टी। इसकी प्रायिकता घटना के पक्ष में अवयव टी टी 1 बार है, कुल परिणाम 4, 1/4। अगला है कम से कम एक चित्त, कम से कम एक एच, अधिकतम 2 होगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। तो इसमें एच एच वाले को लेंगे, ध्यान से देखना भाई, कम से कम 1 होना। भाई मैं कहूँ कम से कम 60% होने चाहिए, मतलब 70 वाला तो उसमें अलाउ है, 80 वाला अलाउ है, 90 वाला अलाउ है। कम से कम एक चित्त, एक हेड होना, तो भैया 2 वाला तो अलाउ, 3 वाला तो अलाउ उसमें, तो 2 हेड वाला लेंगे।
एक हेड, कम से कम एक हेड वाला एक हेड लेंगे। टी टी को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कम से कम एक होना चाहिए, इसमें एक नहीं है, टी एच को लेंगे। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3 है ये बटे 4। कम से कम एक चित्त, मतलब एक चित्त तो होना ही चाहिए, एक हेड तो होना ही चाहिए। तो 2 वाला लेंगे, उसमें एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, मतलब 2 वाला तो चलेगा। तो एच एच, फिर एक एच टी, एक टी एच। टी टी वाला नहीं लेंगे क्योंकि उसमें कम से कम एक चित्त नहीं है, 0 चित्त है। अधिकतम एक चित्त, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त होना चाहिए, एच होना चाहिए। 2 वाला नहीं चलेगा, 3 वाला नहीं चलेगा, हाँ उसमें 0 वाला नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक। तो 0 वाला उसमें चलेगा। ये ध्यान देना इन दोनों में, समझना इसको गहराई से कि सर ने ऐसा क्यों लिया। अधिकतम एक चित्त, एक हेड लेना है। तो एच एच वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 एच एच, इसमें एक ही अधिकतम लेना है, तो इसमें 2 तो गड़बड़, एक एच टी आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक हो तो चलेगा, तो एक है चल रहेगा। टी टी को भी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, तो 0 वाला तो चलेगा भैया। टी एच, इसमें एक है ये, इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी, 3 बटे 4। कोई डाउट है बच्चों? चलें आगे, ठीक। अगला सवाल है, एक पासे को हवा में उछालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता। देखो पासा जो होता है, सांप सीढ़ी लूडो वगैरह में हम देखते हैं, पासे में कितने अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक। तो इसको अगर हवा में उछालते हैं, परिणाम क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 या 6 ये आते हैं। सम संख्या आए तो सम संख्या क्या क्या आ सकती है इसमें, 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या क्या होगी, 2 4 और 6। कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो घटना के पक्ष में कितना है, 3 बटा कुल 6 है। काटा इसको, प्रायिकता आ गई 1 बटा 2। सम संख्या है, सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 का भाग जाता है। भाई पासा उछालने में परिणाम आता है 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या कौन कौन सी आएगी इसमें, 2 4 6। तो ये कितनी है, 3। कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 3 बटा 6, काटा 1 बटे 2। अभाज्य संख्याएं, 0 तथा 1 को न भाज्य मानते न अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में स्वयं 2 का भाग जाता है और 1 का, किसी अन्य तीन संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी 3 अभाज्य संख्या है, बटा कुल परिणाम 6, काटा 1 बटा 2 प्रायिकता। 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी तो क्या 3 को लेंगे, नहीं, तो लेंगे 4 5 6। इसकी प्रायिकता कितने अभी, 3 बटे कुल 6, काटा 1 बटे 2। 3 से बड़ी कह रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है चौथे में, देखो 2 या 2 से छोटी, मतलब 2 या 2 से छोटी, मतलब 2 को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। कह रहा है 2 होगा तो भी चलेगा, या 2 से छोटी तो 2 लेंगे, और 2 से छोटी तो 2 छोटी 1, ये 1 और 2, मतलब इसमें 2 बटे कुल अवयव 6, काटा 1 बटे 3। क्या किसी को डाउट है इसमें? समझ आ गई बात ये भैया? अब आगे एक चीज समझो भाई, ताश हम सब ने खेली है बच्चों, ठीक है, आज उसका यहां सदुपयोग करेंगे आप लोग, ठीक है। ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। याद, इसमें कुछ एक डिफरेंस है वो ध्यान दें। हम लोग जिसको, देखो ईंट को तो हम ईंट ही कहते हैं बच्चों, ठीक है, ईंट को तो हम लोग ईंट ही कहते हैं, चिड़िया को चिड़िया ही कहते हैं। हम जिसको काली कलर कहते हैं उसको ये हुक्म कहते हैं। भाई हम जो आम भाषा में जिसको काली कहते हैं उसको हुक्म कहा जाता है, याद रखना। और हम जिसको लाल पान कहते हैं उसको यहाँ, मतलब हम जिसको लाल कहते हैं उसको यहाँ पान कहा जाता है। भाई देखो टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश के पत्तों में टोटल कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 52। उसमें 26 लाल रंग के होंगे, जिनका रंग ईंट हो, चाहे जिसको हम लाल बोलते हैं, उसको प्रश्न में लाल नहीं बोला जाता है, प्रश्नों में पान बोला जाता है, पान। याद रखें, यहां हम लोग गलती करते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में क्या होता है कि हम लोग पान जो है उसको लाल बोलते हैं, गलत है। ईंट का कलर रंग भी तो लाल ही हुआ कि नहीं हुआ, तो हम जिसको लाल बोलते हैं उसमें इस गणित में हम लोग प्रश्न करते समय पान बोलेंगे। पान भी लाल कलर का ही होता है, उसका रंग खाते हैं तब। तो लाल रंग के 26 पत्ते होंगे। भाई ईंट का कलर भी कैसा होता है, लाल ही होता है। ईंट का रंग कैसा होता है, ताश खेली हो आपने, लाल रंग होता है। और पान का भी रंग कैसा होता है, लाल।
याद रखें। तो 52 पत्तों में 26 रंग तो लाल रंग से छपे होते हैं, 13 तो ईंट वाले वो भी लाल रंग से छपे होते हैं, और 13 पान वाले वो भी लाल रंग से छपे होते हैं, और 26 छपे होते हैं काले रंग से। हम जिसको भाई काली कहते हैं उसको हुक्म कहा जाता है, याद रखें। हम जिसको काली कहते हैं उसको हुक्म कहते हैं, हम जिसको लाल कहते हैं उसको पान कहा जाता है। हम के काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 कहोगे, क्योंकि चिड़िया के पत्ते भी जो 13 होते हैं वो भी कैसे कलर के होते हैं? काले रंग में छपे हुए होते हैं ना, तो रंग उनका भी काला होता है। और हुक्म के जो पत्ते हैं उनके भी रंग कैसा होता है? काला। तो 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के होते हैं जिसमें 13 पान के, 13 ईंट के, और 26 काले रंग के होते हैं जिसमें 13 हुक्म के, 13 चिड़िया के। याद रखें, हुक्म काली जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसको हुक्म कहा जाता है, और लाल जिसको बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में उसको हम पान कहते हैं। लाल रंग का मतलब 26 ईंट और पान दोनों, और काले रंग का मतलब ये 26 हुक्म और चिड़िया दोनों। पत्ते कौन कौन से होते? चेहरा युक्त पत्ता कौन सा है? बेगम, बादशाह और गुलाम, JQK, ठीक है। बेगम, बादशाह और गुलाम, ये 4 पत्ते, तो 3 पत्ते होते हैं चेहरा युक्त। हर 13 पत्तों में ये 3 पत्ते होते हैं चेहरा युक्त। एक होता है हर एक में इक्का, और बाकी दुगी, तिगी, चौगी, पांची, छगी, साती, आठी, नौला, 10 ये 9 होते हैं। इसमें सब आप लोग मास्टर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक ताश की गड्डी में से यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना रुगस्टी खाए, ठीक है ना। एक ताश के पत्ते में से यादृच्छा एक पत्ता निकालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता बताओ। एक अच्छी तरीके से फेंटी हुई मतलब पीस की हुई उसमें से एक रैंडम एक पत्ता निकाला, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल इक्के कितने होते हैं? 4, तो 4 बटा कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, तो 52। इक्का होने की प्रायिकता, तो टोटल कुल कितने इक्के होंगे? 4, तो 4 बटे कुल पत्ते कितने? 52। 4 इक्के बटे 52, काटा इसको 1 बटे 13, 13 चौक 52 होता है, प्रायिकता आ गई 1 बटा 13। अब है लाल रंग की बेगम, यहां गड़बड़ है, देखना। लाल रंग की बेगम एक तो होगी बच्चों ईंट की, एक होगी पान की। मैंने बताया बच्चों यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ईंट भी तो लाल रंग की होती है, हम जिसको लाल बोलते हैं उसको यहां पान बोला जाता है, याद रखें। तो लाल रंग की बेगम कितनी? एक होगी, दो, क्योंकि एक तो ईंट की होगी, एक होगी पान की, तो 2 बटे कुल पत्ते कितने? 52, काटा 2 से 1 बटा 26। याद रखें। चिड़िया की दसला, अब चिड़िया की तो दसला एक ही होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1 बटे 52। अब कह रहा चेहरा युक्त पत्ता नहीं हो, तो चेहरा युक्त पत्ते होते कितने? 12। भैया हर एक रंग में कितने पत्ते होते हैं? 3, और रंग कितने हैं? 4, तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 4 3 12। भाई 4 रंग है बच्चों, हर एक में जो 4 रंग है, हर एक में जो 4 रंग है बच्चों, उसमें हर एक में कितने पत्ते होते हैं? 3 चेहरा युक्त पत्ते होते हैं बच्चों, 3 चेहरे युक्त पत्ते होते हैं। हर एक में 3 चेहरे युक्त पत्ते होते हैं, और रंग कितने हैं? 4 है। रंग कितने हैं? 4, तो टोटल कितने पत्ते होते हैं? 12। लेकिन हमें चेहरा युक्त कह रहा है, चेहरा युक्त नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 52 में से 12 निकालो, पीछे कितने रहेंगे? 40, 40 बटे 52, 2 से काटो 20 बटे 26, फिर 2 से काटो 10 बटे 13। चेहरा या वाले पत्ते कितने होंगे? 12। भैया एक रंग में 3 पत्ते होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, रंग 4 है, तो 4 3 12 पत्ते। टोटल 52 में से 12 निकाले, टोटल कितने? 40 पत्ते होंगे। 40 जो चेहरा युक्त नहीं होंगे, 40 बटे कुल पत्ते 52, काटा 20 बटे 26, फिर काटा 10 बटे 13। अब काले रंग की पांची, काले रंग की पांची बच्चों सुनो, काले रंग कह रहा है, तो एक तो हुक्म की पांची होगी, क्योंकि हम जिसको काला रंग कहते हैं उसको यहाँ हुक्म कहा जाता है। काले रंग की चिड़िया भी तो काले रंग में छपी होती है बच्चों, तो काले रंग की पांची एक होगी, दो, एक हुक्म की, एक चिड़िया की, तो 2 बटे 52, काटा 1 बटे 26। कोई डाउट है इसमें? तो ये मैथ्स का लास्ट वीडियो था, मैथ्स अपने कंप्लीट हुई। ये जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है इसमें खैर एक आध क्वेश्चन बनता है, कभी कभार आता है, फिर भी ये ऊपरी बता दिया आपको, ताकि अगर सवाल आए तो गड़बड़ न हो, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग के 3-4 वीडियोज है, 5 सवाल दिन में से बनते हैं, ठीक है। चलिए सूत्रों को रटें, इन सवालों को करें, और रीजनिंग आसान है, उनसे डरना नहीं, और इन सवालों रीजनिंग के सवालों को छोड़ना ही नहीं। 5 सवाल होंगे, उनको पक्का करना है। धन्यवाद।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सांख्यिकी, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेट्स। इसमें तीन चीज होती है बच्चों। पहली चीज होती है औसत। सांख्यिकी में तीन चीज पढ़ी जाती है। औसत, जिसको बोला जाता है समांतर माध्य। ये जरूर याद रखें बच्चों, औसत कह दो चाहे समांतर माध्य कह दो, दोनों एक ही बात है। हमने औसत चैप्टर पूरा पढ़ा है बच्चों। ध्यान रखें, औसत की जगह समांतर माध्य यूज कर सकता है। जैसे गाय को चाहे काऊ को एक ही बात है, औसत कहो चाहे समांतर माध्य को एक ही बात है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए औसत ज्ञात कीजिए, इसकी जगह कह सकता है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। औसत और समांतर माध्य एक है। इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला, जो सीधा पूछा जाता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये सूत्र रट लें बस। बाकी औसत तो पूरा हमने चैप्टर पढ़ ही लिया है। औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही चीज है। समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये सूत्र रखने, कई बार ये सूत्र सीधा एग्जाम में आता है। अब इसके बाद इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है, औसत। अब बात करते हैं बहुलक। नाम से स्पष्ट है, बहुलक मतलब एक से जो ज्यादा बार आए। समझ आ गई बात? ये बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए, मतलब माफ कीजिएगा, बहु मतलब ज्यादा, एक वचन बहुवचन जैसे कहते हैं, बहु मतलब जो ज्यादा। मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं कि भाई 3, 4, 5, 3, 7, 3 का बहुलक, इसका बहुलक कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है? 3। भाई 3 इसमें कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। बाकी देख लो, 4 इसमें 1 बार ही है, 5 इसमें, जैसे मैं तो एक और लिख दो 5, 3 इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार है, 4 इसमें 1 बार है, 5 इसमें 2 बार, 1 बार ये, 1 बार ये, 7 इसमें 1 बार है। तो बहुलक मतलब, बहु मतलब एक से ज्यादा, या माफ कीजिएगा, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो इन संख्याओं में 3, 4, 5, 3, 7, 3, 5, इनमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? 3। 3 कितनी बार आई यहाँ पे? 1, 2, 3 बार। बाकी 5 जो है वो 2 बार आया, 4 1 बार, 7 1 बार। तो सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वही दी गई संख्याओं का बहुलक होता है। तो इन संख्याओं में सबसे अधिक संख्या कौन सी रिपीट हुई है? 3। 3 3 3 3 बार आ गया, तो इसका बहुलक क्या हो गया? 3। सबसे ज्यादा दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है? प्रश्न में दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, वह बहुलक कहलाता है। अब इन संख्याओं में सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हुई है? 3 3 3 3 3 बार है। बाकी कोई संख्या 3 बार आई हुई नहीं। 5 है तो वो 2 बार है, 4 है 1 बार है, 7 1 बार है। तो सबसे ज्यादा 3 बार आई, तो इसका बहुलक हो गया 3। कोई डाउट है बच्चों इसमें? समझ आ गई बात ये? चलिए अब हम बात करते हैं माध्यिका की, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, इसको माध्यिका की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुलक को कहते हैं मोड, औसत को कहते हैं एवरेज, ठीक है। औसत को कहते हैं एवरेज, बहुलक को कह देते हैं मोड। समझ आ रही बात? माध्यिका को कहते हैं मीडियम। हिंदी मीडियम वालों को इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। माध्यिका कहते हैं मीडियम। नाम से स्पष्ट है, माध्यिका मतलब जो बीच में आए। माध्यिका का मतलब है मध्य, जो बीच में आए। जैसे मैं कहूं 7, 5, 9, 4, 11 की माध्यिका बताइए। प्रश्न क्या दिया बच्चों? 7, 5, 9, 4, 11। 7, 5, 9, 4, 11, ये 5 संख्याएं इनकी माध्यिका। तो इसको क्या करो बच्चों, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम, सीधा ऐसा नहीं बता देना कि माध्यिका 9 है, नहीं नहीं नहीं, बढ़ते क्रम में लिखो। 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, बढ़ते क्रम में लिखना है। समझ आ गई बात? बढ़ते क्रम में लिखो।
अब बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब इसमें बीच वाला पद कौन सा है? टोटल कितनी संख्या है? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होती? तीसरी। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई बच्चों? 7। प्रश्न था माध्य का मतलब होता है बीच वाली, मध्य वाली। 7 5 9 4 11 की माध्य का बताइए या ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या सीधा ऐसे नहीं बताना है मध्य संख्या 9, ये गलत हो जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या 4, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 9, उससे बड़ी 11। इसमें अब ये 5 संख्या है। 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तीसरी। तीसरी संख्या 7, तो माध्य का होगी 7। 7 संख्याएं होती तो कितनी होती? चौथा पद बीच वाला होता। 9 संख्याएं होता तो 5वां, ये तो पता है ना। 21 होता तो कौन सा होता? 11वां। 3 होता तो दूसरा। 11 होता तो कौन सा होता? छठा पद बीच का होता, वो आपकी माध्यिका होगी। कोई डाउट है बच्चों? ठीक। अब ये तो मान लो विषम संख्या में जब पदों की संख्या होगी, 5 पद है तो तीसरा पद हो जाएगा, 7 पद है तो चौथा, 9 पद है तो 5वां, 11 पद है तो छठा, 13 पद है तो 7वां, 15 पद है तो 8वां, 17 पद है तो 9वां, 19 पद है तो 10वां। ये समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर सम संख्याओं में पदों की संख्या हो, जैसे एक प्रश्न है 9, 7, 4, 5, 3, 2 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी माध्यिका 9, 7, 4, 5, 3, 2 की माध्यिका ज्ञात करनी। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब इसमें कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। ये सम संख्याओं के रूप में 6 संख्याएं हैं। तो 6 क्या होता है? सम। तो क्या 6 पदों में कोई बीच वाला, जैसे 5 पद थे यहाँ, 5 पदों में तो बीच वाला पद तीसरा हो गया, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, ये तीसरा पद बीच में हो गया। तो ये हमने बता दिया कि मध्य वाला पद 7 है, ये तीसरा पद 7 है। 5 पदों में तीसरा पद मध्य का होता है, क्योंकि 2 इधर, तीसरा पद मध्य में, 7 आ गया। लेकिन अब 6 पद है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पदों में क्या कोई एक पद कोई बीच का होता है क्या? नहीं। जब पदों की संख्या सम संख्या, जैसे 6 पद हो, 8 पद हो, 10 पद हो, 12 पद हो, 14 पद हो, 22 पद हो, सम संख्या के रूप में होता है, तो क्या कोई एक पद बीच में होता है क्या? विषम ऐसा होगा, 5 7 11 13 17, उसमें एक पद बीच का होगा। सम में कभी बीच का नहीं होता। तो बीच वाले 2 पद जो है उनका औसत निकाल दो। फिर 6 पद है तो 2 इधर, बीच के 2 पद है उनका औसत निकाल दो। 2 का औसत क्या होगा? दोनों का राशियों को बटे राशियों संख्या कितनी? 2, 4 और 5 जोड़ा 9, 9/2। उत्तर आ गया 4.5। कोई डाउट है इसमें? उत्तर कितना आ गया? 4.5। जब विषम संख्या के रूप में है पदों की संख्या, जैसे यहाँ 5 पद है, तो 5 पद में तो बीच वाला पद कौन सा होगा? तीसरा। तो 5 पद, 7 पद, 9 पद, 11 पद, 13 पद, 15 पद, 17 पद, 19 पद, 21 पद, 23 पद, ऐसा है, तब तो बीच का एक कोई पद आ ही जाएगा। विषम संख्या में एक पद बीच में आ ही जाएगा। लेकिन सम है पदों की संख्या 4 पद, 6 पद, 8 पद, 10 पद, 12 पद, उसमें कोई एक पद बीच का होगा क्या? नहीं। तो बीच के 2 पद जो है, जैसे 6 पद है, इसमें तीसरा चौथा ले लिया, तो देखो 2 इधर छूट के, 2 इधर छूट के, दोनों बीच के हैं, इन दोनों का औसत निकाल दो। दोनों मध्य है, इन दोनों मध्य वालों का औसत निकाल। 4 औसत क्या होगा? दोनों का राशियों का राशियों के 4 + 5/2, 4 5 9, 9/2, 4.5 आ गया। कोई डाउट है? अब आगे है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य ये बिल्कुल आसान है। जो मैंने सवाल बताए, बस वो सवाल आप एग्जाम में आएगा तो उसी टाइप का सीधा सवाल आएगा। आपको सीधा वो सवाल करना आना चाहिए। ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं कौन सा गुणोत्तर माध्य है, या कहाँ काम आएगा, या समांतर माध्य क्या। नहीं, अगर प्रश्न में आता है, कभी कभार ही आता है, अगर आता है तो जो सवाल बता रहा हूँ बस उसी लेवल के डिट्टो सवाल आएंगे। उससे ज़्यादा सवाल आपका एडवांस नहीं पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न मान लो मैं कहूँ 4,16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए।
गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अंडरूट 4 गुना 16 का वर्गमूल। मतलब दो पद है तो दोनों पदों का गुणा करके की घात लगाते हैं 1/2। दो पद है, दो ही पद है, 4 और 16। पद कितने हैं? 2, 4 और 16। इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो दोनों का गुणा किया 4 × 16। उसकी दो पद है तो घात लगा दिया 1/2। 3 पद होते तो घात लगा देते 1/3। घात 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। मैंने घातांक में बताया है, घात 1/2 है तो वर्गमूल, या वर्गमूल को हटा के उसकी घात कितनी लगा सकते हैं? 1/2। वर्गमूल है तो घात आ गया, दो पद है तो घात आया 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? वर्गमूल। ठीक है, 16 × 4 64। 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8। तो 4, 16 का गुणोत्तर माध्य कितना आ गया? 8। अब इसी प्रकार अगर मैं कहूं 2, 4, 8 का गुणोत्तर माध्य, समझ आ गई बात? यहां अब संख्याएं 2 है, 3 है बच्चों, 3 है तो तीनों को गुणा करोगे 2 × 4 × 8। इसकी घात अब 1/2 करोगे, 1/3, 1/3। गुणोत्तर माध्य निकालते समय दो संख्याएं हैं तो 1/2 मतलब वर्गमूल निकलेगा। दो संख्याएं तो घात में 1/2 आएगा। 1/2 घात मतलब वर्गमूल। 3 पद है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो वर्गमूल निकालते समय घात कितनी आएगी? 1/3। 1/3 मतलब क्या हो गया? घनमूल। तो 2 × 4 × 8 इसका वर्गमूल होगा घनमूल। घात 1/3 है तो घनमूल होता है। घनमूल में यहाँ 3 लिखा जाता है। वर्गमूल घनमूल में क्या डिफरेंस है? वर्गमूल में केवल अंडररूट होता है, घनमूल में अंडररूट के ऊपर कितना लिखा होता है? 3। इनको गुणा किया 64, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल 4। 8 नहीं आएगा, 8 तो वर्गमूल आता है, 64 का घनमूल 4 आता है। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? अगर दो संख्याओं का निकालना है तो दोनों का गुणा, और दो पद है तो 1/2 आ जाएगा घात। तो 1/2 मतलब वर्गमूल, तो 4 × 16 64, 64 का वर्गमूल। 3 पद है तो घनमूल आएगा, घात 1/2 नहीं आएगी बल्कि कितनी आएगी? 1/3। 1/3 मतलब घनमूल, गुणा किया 64 का घनमूल तो 4। तो गुणोत्तर माध्य समझ आ गया। तो औसत मतलब समांतर माध्य मैंने बता दिया, उसका सूत्र बता दिया, सिग्मा FI अपॉन FI। समझ आ रही बात? ये ध्यान नहीं, ये संख्या औसत एवरेज जिसको कहते हैं, समांतर माध्य को चाहे औसत को, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होता। इसका सूत्र सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। बहुलक जिसको मोड बोलते हैं, ये क्या होता है? बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा कितनी बार आया। जैसे प्रश्न में दिया है कि भाई 3, 4, 5, 3, 7, 3, 5 का बहुलक, तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या? ये 3, 3, 3, 3, 3 बार आई है। बाकी कोई संख्या 3 बार जैसे रिपीट नहीं हुई है तो बहुलक 3। माध्य का जैसे 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, ऐसे विषम पदों की संख्या दे देर और कई माध्य का बढ़ते क्रम में लिखो। फिर जो बीच की संख्या, जैसे 5 पद, इसमें बीच की संख्या तीसरी संख्या 7 है, आंसर हो गया। पहले बढ़ते क्रम में लिखना, सीधा नहीं बताना है। बढ़ते क्रम में लिख दो, फिर उसमें बीच का पद है कौन सा वो ले लो। लेकिन अगर पदों की संख्या सम संख्या में देता है, 6 पद दे दिए, 8 पद दे दिए, 10 पद दे दिए, 12 पद दे दिए, तब तो कोई बीच का एक पद नहीं होगा, तो बीच के 2 पद ले लो। जैसे 6 पद है तो बीच के 2 पद, तीसरा और चौथा, 2 इधर छूट गए, 2 इधर, ये तीसरे और चौथा, इन दोनों का औसत ले लो। समझ आ गई बात? ये अब गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य मैंने बता दिया, दो संख्याओं हैं, दोनों गुणा करके घात 1/2 मतलब वर्गमूल। 3 संख्याएं तो तीनों को गुणा घात 1/3। 2 पद है तो 1/2 घात मतलब वर्गमूल। 3 संख्याएं हैं तो तीनों को गुणा घात 1/3। 1/3 मतलब घनमूल। कोई डाउट है इसमें? समझ आ गई बात? ये चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अगला है बच्चों प्रायिकता।